नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज बेबाकी से एसआईआर पर, ममता बनर्जी पर और मुसलमानों की भारतीय नागरिकता पर अपने विचार खुलकर व्यक्त किए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बंगाल की स्थिति पर चिंता जताई है। राठौड़ ने कहा कि बंगाल में हिंदुओं की हालत किसी से छुपी नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है कि जरूरत पड़ी तो वह बंगाल के द्वार बांग्लादेशियों के लिए खोल देगी। राठौड़ ने सवाल उठाया कि क्या भारत कोई धर्मशाला है जहां कोई भी अवैध रूप से बस सकता है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि देश का हर नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी धर्म से हो, वह सम्मानित मतदाता है, लेकिन अन्य देशों से आए लोग अवैध रूप से यहाँ कैसे मतदाता बन सकते हैं। राठौड़ ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी बंगाल में शरिया कानून चला रही है, अधिकारियों और नागरिकों को धमकाया जा रहा है, दिन दहाड़े लोगों को पीटा जा रहा है। सत्ता में बने रहने के लिए ममता बनर्जी ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को अवैध रूप से बसाया और अपना वोटर बना लिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अब एसआईआर के तहत अवैध रूप से बसे लोगों की पहचान की जा रही है। जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें सबूत देना होगा कि उनके माता पिता या दादा दादी का नाम उस सूची में है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे असली भारतीय है या नहीं। आइए सुनते हैं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की बात। कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर ग्रामीण, जिसमें ऐसी एक शक्तियां पनप रही है, उन शक्तियों को हतोत्साहित करने के लिए वहां पर हमारा और कांग्रेस का दोनों का मजबूत होना जरूरी है। तो गहलोत जी की टांग खींचते थे सचिन पायलट जी अपने समर्थक विधायकों को लेकर होटल में बैठे रहते थे। तो ऐसे समय में निवेशक कहीं पैसा नहीं लगाएगा, गाढ़े पसीने का पैसा लगाएगा, डूब जाए, क्या करेगा। इसलिए वो अब डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान की सरकार मजबूत है, केंद्र का पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है, तो निवेशक भी खुल के आ रहा है राजस्थान। और राजस्थान में 8.5 लाख करोड़ के जो एमओयू हुए वो प्रोडक्शन में आ गए। ये और बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने पाली जिले में भी हुए ऐसे 6 यूनिट्स, तो पाली जिले अच्छी बड़ी लगी है। एसआईआर हुई है, 62 में हुई है, 56 में हुई है, 52 में हुई है, एसआईआर कई बार हुई है। लेकिन अभी जो एसआईआर हो रही है, गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है। ममता बनर्जी ने वोट प्राप्त करने के लिए बांग्लादेश से रोहिंग्याओं को बुला दिया, म्यांमार से, और बांग्लादेश के कई नागरिकों के लिए द्वार खोल दिए, उनको बुला करके वहाँ पर मतदाता बनवा दिया और उनको केवल अपना एक वोट प्राप्त करने की मशीन मान करके और यहाँ हिंदुस्तान में उनको नागरिक बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। होना पड़ा, कई बीएलओ ने आत्महत्या तक कर दी। इतना प्रेशर बनाया जा रहा है, यानी पुनरीक्षण नहीं होना चाहिए उनके हिसाब से। जो इस देश का नागरिक नहीं है, जिसकी जड़ें इस देश से जुड़ी हुई नहीं है, वो इस देश का मतदाता कैसे रह सकता है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, इस देश का नागरिक रहेगा। वो नागरिक है, उसको वोट देने का अधिकार है। पिताजी का नाम था या उसके दादाजी का नाम था, उसके माँ का नाम था, कुछ भी तो सबूत उसको देना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी जड़ें हिंदुस्तान से मानी जाएगी। आधार हिंदुस्तान का तभी तो माना जाएगा। आप और हम सब जानते हैं कि कई इलाकों में नेपाली घरेलू कामकाज करने के लिए महिलाएं आई हुई है और उनका नाम वोटर लिस्ट में लिखवा दिया। कई बांग्लादेश की महिलाएं आई हुई है, कई कमठा के कारीगर बांग्लादेश के आए हुए हैं जो कंस्ट्रक्शन के अंदर मजदूरी का काम करते हैं। कई रोहिंग्या म्यांमार से यहाँ आकर के और मजदूरी का काम करते हैं। हम सब जानते हैं, आप और हम सभी जानते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन के काम में वो सब लोग आए हुए हैं। तो वो इस देश के वोटर हो सकते हैं क्या?
कमाने के लिए आए, ठीक है, कमाए तो वो तो इस देश को एक माध्यम मानते हैं। इस देश के कण कण के प्रति आत्मीयता का भाव उनका हो नहीं सकता। इस देश के हितों की रक्षा करने का भाव उनके मन में हो ही नहीं सकता। वो तो कमाने का भाव है, कुछ भी यहाँ से लेकर के वापस लौट करके जाना है, ये उनके भाव है। वो वोटर कैसे बन सकता है? इस देश का नेतृत्व कौन करे, ये निर्णय करने का अधिकार उसको नहीं है। इस देश का नेतृत्व कौन करे, राजनीतिक आधार किसको दिया जाए, ये निर्णय इस देश का नागरिक करेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, विभिन्न जाति का हो, जिसकी जड़ें यहाँ पर है। लेकिन बाहर का व्यक्ति, ममता बनर्जी ने बाहर के लोगों को ला करके बसाया हुआ है। एक बार तो ममता बनर्जी ने यहाँ तक कह दिया था, जब बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा था, तब उसने कह दिया था कि मैं तो द्वार खोल दूंगी यदि आए तो। अब ये क्या बात होगी, कैसे खोल देगी? कोई संघीय व्यवस्था है कि नहीं हिंदुस्तान में? या अव्यवस्थाओं का आलम पैदा करना चाहती है? जो बांग्लादेश में आज जो कुछ भी हो रहा है वो हम नहीं देख रहे हैं क्या? समझ नहीं रहे हैं क्या? हमारा खून नहीं खोलता है लोगों का? जागरूकता नहीं है क्या? क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को कि क्या हो रहा है वहां पर? तो क्या हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऐसे अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहती है वो? तो ममता बनर्जी ऐसा व्यवहार कर रही है कि जैसे वो इस देश के प्रति उसकी कोई, या इसके संविधान के प्रति कोई जवाबदारी नहीं है। ऐसा व्यवहार वो कर रही है, चिल्ला रही है संविधान को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। संविधान की हत्या कर कौन रहा है? हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं की हत्या कर कौन रहा है? मैं आपसे एक बात बताऊं, मैंने सदन में भी कहा है, हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन में भी मैं बोला हूं इस विषय पर कि वहां शरिया कानून चला रही है। इस प्रकार का शरिया कानून कि जेल से छूट करके आता है वो व्यक्ति जिसने बयान दिए, उसकी सरेआम गुंडों से पिटाई करवा रही है, सरेआम पिटाई करवा रही है, और लोग देख रहे हैं, कोई बचाने के लिए आ नहीं रहा है। आज बांग्लादेश में किस प्रकार से हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, वो यहाँ ऐसी स्थिति पैदा करना चाहती है। ये ठीक बात नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं। मैं खुद बीरभूम में रहा हूँ, वहाँ जाकर के मैंने देखा है कि जनता ने चुन लिया जिसको, वो जीता हुआ विधायक 1.5 महीने तक अपने घर नहीं पहुँच सके, घर में नहीं जाने दे, उसके घर को आग लगा दी। बीजेपी का जो जीता हुआ विधायक भारतीय जनता पार्टी से जीत गया, उस विधायक को अपने घर में नहीं जाने दे, उसके घर को आग लगा दी और कुछ भी नहीं हुआ। कोई पुलिस तंत्र, कोई व्यवस्था है कि नहीं? पुलिस को भी पंगु बना करके रख दिया है। पुलिस जैसी संस्था का दुरुपयोग हो रहा है, ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। और मैं जागरूक आप पत्रकार बंधुओं से, चैनल से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये वक्त की ज़रूरत है। आज ऐसी जागरूकता पैदा करो। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं इसमें, ये राजनीति निरपेक्ष एक मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि समाज की एक सामाजिक व्यवस्था तो होनी चाहिए, एक कानून की व्यवस्था होना चाहिए, कानून का पालन करना ये बहुत ज़रूरी है। हम निश्चिंत हैं। क्यों निश्चिंत है? क्योंकि हमें कानून पर भरोसा है कि कानून अपना काम करेगा, हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन वहाँ तो कानून नाम की चीज़ ही नहीं, वहाँ तो हठधर्मी है। कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, किसी को सुरक्षा नहीं प्रदान की जा रही है। किसी ने यदि विरोध कर दिया कि आपने गलत किया, इतना कह दिया, तो उसको चकनाचूर करने का काम किया जा रहा है। सरेआम उसकी गुंडों द्वारा पिटाई कराई जा रही है। मैं तो एक बात और बताना चाहूँगा कि वहाँ पर उसने इस प्रकार के लोगों को तैयार कर दिया कि चौथ वसूली करो और उसका कुछ हिस्सा टीएमसी में जमा करवाओ और बाकी इसका अपना घर चलाओ। तो वो ऐसे लोग जिनका घर ही टीएमसी के भरोसे चल रहा है, वो तो कुछ भी करने को तैयार है। तो ये व्यवस्था ठीक है क्या? ये व्यवस्था कहीं और चलने देना चाहिए क्या? यदि हमने अंकुश नहीं लगाया तो इस प्रकार की भावना प्रबल हो जाएगी और राष्ट्रभक्त नागरिक हतोत्साहित हो जाएंगे। इसलिए ये कतई नहीं होने देना चाहिए। देखिए, हम जातिगत सोच हमारी नहीं है। जो अल्पसंख्यक, जिन्हें मुस्लिम कहा जाता है, जो इस देश का नागरिक है, वो इस देश का नागरिक रहेगा।
वो आदरणीय मतदाता है, वो रहेगा। लेकिन जो कहीं से आ गया, बांग्लादेश से आ गया और यहाँ आकर के और इसको धर्मशाला समझ करके और इसका उपयोग कर रहा है, वो इस देश का मतदाता नहीं हो सकता। जो कहीं से आ गया, जिसकी जड़ें हिंदुस्तान में नहीं है, जिसके मन में, देखिए एक मैं छोटा सा एक दृष्टांत दूँ। एक अपना घर है, उसको अपन व्यवस्थित तरीके से जमा कर रखते हैं, उठते हैं चादर समेट के रखते हैं, तकिया ठिकाने रखते हैं, टॉवेल सही जगह रखते हैं, कपड़े इधर उधर व्यवस्थित रखते हैं, फोटो लाइट बंद करते हैं, बाहर निकलते ही लाइट बंद करते हैं, क्योंकि हमारा है वो, हमारा उसके साथ जुड़ाव है। और यदि कोई धर्मशाला में जाता है, वो कहीं टॉवेल फेंक दिया, कहीं तकिया चादर अव्यवस्थित पड़ी है तो पड़ी है, उसको कोई चिंता नहीं, आएगा नौकर अपने आप करके जाएगा, लाइटें बंद नहीं करता है क्योंकि उसको कोई चिंता ही नहीं है उसकी। तो ये धर्मशाला समझ करके कोई आया है तो वो तो इस देश का नागरिक नहीं हो सकता। इस देश के कण कण के प्रति आत्मीयता का भाव जिसके मन में है, वही इस देश का नागरिक है। जिसको ये चिंता है कि इस देश का नुकसान नहीं करना है, वो इस देश का नागरिक है। चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जाति धर्म से अलग हट करके राष्ट्र प्रथम, ये भाव जिसके मन में है, हम यही सोच देना चाहते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा SC ST और अल्पसंख्यकों के वोट काटने की साजिश रची जा रही है। मैं आपको फिर वही निवेदन द्वारा 200 और 500 नाम काटने की भी। मैं एक निवेदन करूँगा, हमारी सोच बहुत स्पष्ट है, जो मैंने आपसे बताया। इस देश का नागरिक है, बिल्कुल वो रहेगा, उसको कोई बाहर निकाल नहीं सकता। जहाँ तक नाम कटवाने की बात है या जुड़वाने की बात है, यदि कोई बाहरी व्यक्ति है, देखिए SIR में क्या हो रहा है, कहीं से कोई शादी करके आई, वहाँ से नाम कटवाया कि नहीं, यहाँ जुड़वा दिया है तो वहाँ से कटवाया कि नहीं, ये जांच हो रही है। किसी के 2 जगह नाम है या कोई विस्थापित हो गया, उसका 2 जगह नाम है तो 1 जगह रहना चाहिए, ये सुनिश्चित हो रहा है SIR में। कहीं कोई इस दुनिया से चला गया तो उसका नाम कटना चाहिए, ये सुनिश्चित हो रहा है। कोई व्यक्ति का राजस्थान में भी नाम है और बिहार में भी नाम है तो ये नहीं हो सकता है, ये इसमें सुनिश्चित करना है कि एक जगह रहेगा, वो मतदाता एक स्थान पर रहेगा, ये सुनिश्चित करना है। कोई चेन्नई में रहता है और वो राजस्थान में भी रहता है तो वो एक जगह उसका नाम होना चाहिए, ये SIR में सुनिश्चित होता है। बस यही है, किसी को कटवाना कतई नहीं है। और जातिगत तो इसमें सोच है ही नहीं, और ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है, ये इस प्रकार का भ्रामक प्रचार, और कांग्रेस तो हमेशा ही भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है और भ्रम के आधार पर ही वो राजनीतिक क्षेत्र में जिंदा है। बाकी तो आज कोई कह दे, जैसे VBG राम जी आया, तो VBG राम जी में कोई कमी बता दे, एक कमी बता दे, हमने 100 दिन से 125 दिन रोजगार देने का तय किया, इसमें ऐतराज क्या हो सकता है? आदिवासी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में हमने 150 दिन काम देने का तय किया, इसमें ऐतराज की बात क्या हो सकती है? हमने किसान जब कृषि बुवाई करता है या कटाई करता है, उस समय 60 दिन हमने ये VBG राम जी बंद किया ताकि किसान को मजदूर मिल सके, इसमें ऐतराज की क्या बात हो सकती है? मुझे ये नहीं समझ में आया। पहले पेमेंट कई वर्षों तक नहीं होते थे, अभी भी 2-2 साल के पेमेंट बाकी पड़े। हमने 15 दिन में गारंटी कर दी कि उसको पेमेंट करना ही करना पड़ेगा, नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी और ब्याज समेत उसको भुगतान करना पड़ेगा मजदूर को। इसमें ऐतराज की बात क्या हो सकती है? कमी बता दे, एक कमी बता दे। वो कहते हैं महात्मा गांधी जी का नाम मिटा दिया। हमारे ये जितने भी लोग बैठे हैं, प्रातः स्मरण के अंदर महात्मा गांधी को हम याद करते हैं, रोजाना प्रातः स्मरण में, जिसमें देवताओं को स्मरण किया जाता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, वहां से करते हैं, उसमें महात्मा गांधी रेवच तिलको रमणस चाहिए महात्मा गांधी, हम बोलते हैं। महात्मा गांधी का आदर तो हम करते हैं, वो लोग कांग्रेस के महात्मा गांधी के नाम से रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक, वो राजनीतिक लाभ वो प्राप्त कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी के आदर्शों पे कौन चल रहा है? बताओ, कांग्रेसी बता दो महात्मा गांधी जी के आदर्श पे चल रहा है। इंदिरा आवास योजना इन्होंने कर दी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदल के इंदिरा आवास योजना कर दी इन्होंने। ये राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना इन्होंने कर दी, जो विद्युतीकरण की बात थी उसमें कहा राजीव गांधी का नाम जोड़ दिया इन्होंने। ये लोग ऐसे करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? राजभवन का लोक भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय का सेवा तीर्थ, राजपथ का लोक कल्याण मार्ग,
या जनपद। हम तो ऐसे काम कर रहे हैं भाई, कोई एक किसी हमारे नेता के नाम से तो हम कर ही नहीं रहे। ये सब देखिए, ये लोग केवल राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, हम देश हित की सोचते हैं। अब ये भ्रम पैदा कर रहे हैं ना विकसित भारत जी राम जी पर। और जी राम जी कौन सा हमने राम के नाम से किया हुआ है क्या? जी फॉर गारंटी, आर फॉर रोजगार, ए फॉर आजीविका, एम फॉर मिशन और जी फॉर ग्रामीण। गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। अब ऐसे करके जी राम जी हो गया। अब इसको क्यों ऐतराज है इनको राम जी से? ऐसे राम जी बने हैं तो उसमें ऐतराज क्या है, ये समझ में नहीं आया। अब राजस्थान का रा, मध्य प्रदेश का म लेकर के राम जल सेतु कर दिया, तो अब इनको क्या ऐतराज है? मुझे समझ में नहीं आया इन लोगों को, ये राम से क्यों परहेज करते हैं। राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण का विरोध किया इन्होंने, उसमें गए तक नहीं। खैर ये विषय अलग हो जाएगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि इनको केवल भ्रम पैदा करना है, जनता को भ्रमित करना है, उससे अपना फायदा उठाना है, राजनीतिक रोटियां सेकनी है। लेकिन कुछ तो बिंदु ऐसे होने चाहिए जिसमें राजनीति से ऊपर उठकर सोचो। देश का क्या होगा? आज अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई, जैसे मान लो बंगाल में हो रहा है, कानून नाम की चीज नहीं है। मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, बंगाल में कानून नाम की चीज नहीं है। वैसे ही पश्चिमी बंगाल में हो रहा है। ये यदि संक्रामक गति से यदि ये मामला बढ़ा, अराजकता नहीं हो जाएगी क्या देश में? ये ऐसी अराजकता पैदा करना चाहते हैं इस देश के अंदर। ये ऐसी सोच, इसको रोकना चाहिए, इसको नेस्तनाबूद करना चाहिए, सोच को नेस्तनाबूद करना चाहिए। और जीत का मापदंड क्या रहेगा? देखिए, अब जनता जागरूक हो गई है। अब जनता सब समझने लगी है कि जनहित के काम कौन कर रहा है और केवल भ्रम पैदा करके राजनीति कौन कर रहा है, ये जनता समझने लग गई है। जहाँ तक चुनाव की बात है तो हम जनता के बीच में जाएंगे, हमारा संगठन जाएगा, हमारा संगठन तैयार है। नीचे बूथ लेवल से लेकर के हमारा प्रदेश स्तर तक का, राष्ट्रीय स्तर तक का भी संगठन तैयार है। हम जनता के बीच में जाएंगे, हमने जो काम किए हैं वो जनता को बताएंगे। कौन भ्रम पैदा कर रहा है, कौन जनहित की बात करता है, ये जनता को जागरूक करेंगे और निश्चित रूप से जनता हमें आशीर्वाद देगी, हम जीतेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री धारा 356 का उपयोग नहीं करना चाहते। एक जनादेश से प्राप्त सरकार को हम अपदस्थ नहीं करना चाहते। हम उस धारा का उपयोग करके इसको समाप्त नहीं करना चाहते, लेकिन यदि पानी सर से गुजरेगा तो क्या करें? इसलिए हम आपका उपयोग कर रहे हैं कि आप ऐसा एक एटमॉस्फेयर तैयार करो कि उनकी भर्त्सना हो, उनकी निंदा हो। और अब बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, बंगाल के भी चुनाव आने वाले हैं। हम चाहते हैं कि जनादेश हमको मिले और ऐसी जो सोच है उसको समाप्त करो, एक राष्ट्रभक्ति की सोच पैदा हो जाए वहाँ पर। इसलिए हम आपका उपयोग कर रहे हैं। आपकी बहुत बड़ी फौज होती है, बहुत बड़ी ताकत है। जनता में एक प्रकार की धारणा पैदा करने वाला ये टीम है। जनता में एक नैरेटिव सेट करने का काम आपका होता है। इसलिए हम लोगों ने आपका माध्यम चुना है। आप भी चौथा लोकतंत्र का स्तंभ हो, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही है। तो चौथे स्तंभ से हम अपेक्षा करते हैं कि आप जन जागृति अभियान में सहयोग करें हमारा, ताकि कानून व्यवस्था का पालन हो। हम नहीं चाहते कि लोकतंत्र मतलब ये विपक्ष समाप्त हो। मैं विपक्ष को समाप्त करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक मतलब सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की स्थिति होनी, ये जरूरी है। लेकिन ऐसी जो विध्वंसकारी शक्तियां हैं उनको बेनकाब आपके माध्यम से किया जा सकता है। कि हमने ये प्रयास किया है कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर आए, और नहीं तो एक नॉर्म्स होते हैं इसके, एज पर नॉर्म्स, जो प्रदूषित पानी नहीं छोड़े, एज पर नॉर्म्स जिसको एनजीटी ने एक्सेप्ट किया है, उसके अनुरूप पानी नदी में जाना चाहिए। एनजीटी ने जो स्वीकार किया है, यानी एक ऐसा मीटर लगाया जाए
जो इसकी जांच के आधार पर जो जिससे कोई भूमि प्रदूषित नहीं हो, जिससे किसी को फसल हानि नहीं हो, ऐसा पानी नदी में छोड़ा जाए। इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि व्यवस्थित तरीके से, है ना, किसी को हानि पहुंचाने का कोई कृत्य नहीं हो। अपना काम करो, इंडस्ट्री चलाओ, इंडस्ट्री पनपाओ, खूब चले, रोजगार मिले, लेकिन किसी दूसरे को हानि नहीं हो। ये हम सुनिश्चित करना चाहते हैं और मैं सोचता हूँ कि बहुत जल्दी इसकी व्यवस्था हो जाएगी। सरकार भी गंभीरता से इस पे चिंतन कर रही है। मशीनरी क्या लगानी है, कैसे करना है, और कुछ सहयोग करना है तो हम सब लोग, सरकार तैयार है इसके लिए। एक बार में जो कुछ भी करना है उसके लिए तैयार है। कई एंगल से काम चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी सोचते हैं कि रिफाइनरी में भी ये पानी दिया जा सकता है। रिफाइनरी को पानी की जरूरत है और नाचना से जो पानी दिया जा रहा है रिफाइनरी का, वो पानी पीने के उपयोग में आ सकता है, काम औरों के क्षेत्र में काम आ सकता है। रिफाइनरी में ये दिया जा सकता है तो पाइपलाइन के जरिए से भी पानी पहुंचाया जा सकता है रिफाइनरी में। उसके बारे में भी सोच है। और अभी एज पर नॉर्म्स 75% रीयूज करें और 25% एज पर नॉर्म्स मैं फिर कह रहा हूँ, किसी को हानि नहीं हो, किसी की भूमि खराब नहीं हो, किसी की फसल खराब नहीं हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित हो, ये करेंगे हम। SIR को लेकर के कहीं पर भी भ्रम पैदा करने का प्रयास कोई भी करे, लेकिन SIR तो नियमानुसार हो रही है। SIR होती ही है, होना ही चाहिए, क्योंकि SIR होगी उसी के आधार पर डिलिमिटेशन होगा। अभी पंचायत चुनाव में SIR वाले वो वोटर काम नहीं आएंगे। वो वोटर तो विधानसभा में काम आएंगे, लोकसभा में काम आएंगे। पंचायत चुनाव में तो पंचायत की अलग वोटर लिस्ट होती है, वो काम आएगी। नगर पालिका के चुनाव में अलग वोटर लिस्ट होती है, वो काम आएगी। ये उसमें काम आने वाली नहीं है। कि केजरीवाल जी की पार्टी जो है वो मीडिया पर हमला कर रही है पंजाब में। भगवंत मान सरकार ये कोई बिना नोटिस दिए और बिना किसी आदेश के और पत्रकारों पर रेड डाल दे, ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है ना। वहाँ पर एक प्रकार से मीडिया को दबाना, एक मीडिया को काबू में करना, जो एक स्वतंत्र है। आज मैंने आपसे जो बात की तो आप स्वतंत्र हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार से और पंगु बना करके रखने का प्रयास करे कोई आपके प्रिंटिंग प्रेस में, और वहाँ पर प्रदूषण सेंसर बोर्ड वहाँ चला जाए और वहाँ पर आपको प्रभावित मतलब डराने का काम करे, ये कभी भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।